चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में दिस मोल, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। मोल तो हम लोग पीछे के लेक्चर्स में कवर कर ही लिए हैं, और आज हम लोग देखेंगे ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन का ये जो रिप्रेजेंटेशन है या नोटेशन है, इसको लिख लिया जाए। दिस इज एक्स, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई देखिए जरा, जैसे एक कंटेनर मैंने लिया, उसमें एक सॉल्यूशन है। सो से दिस इज अ सॉल्यूशन, से दिस इज अ सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ठीक, वैसे हम लोग सॉल्यूशंस में देखते हैं कि कई बार एक से ज़्यादा ही सॉल्यूट हो जाते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक ही सॉल्यूट है समझने के लिए, और एक सॉल्वेंट तो एक ही रहता है। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? विच इज़ इन लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज इन हायर क्वांटिटी। सो दिस इज लेस क्वांटिटी एंड दिस इज हायर क्वांटिटी। कोई भी दो सब्सटेंस से मिलकर सॉल्यूशन बना है, तो ये चेक करने का तरीका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो ज़्यादा होगा दैट इज द सॉल्वेंट, और जो कम होगा दैट इज सॉल्यूट। ओके, सो ऐसा है कि से इस कंटेनर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, उनके मोल्स हम अज्यूम कर लेते हैं। से लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं कुछ, और सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं। तो उसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं, से वाइट से लिख देते हैं। सो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है, सो दैट इज से N1, और सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज से N2। ओके, और ये बात एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए आपको कि इन दिस सॉल्यूशन वी आर हैविंग N1 एज सॉल्यूट, N2 एज सॉल्वेंट। इट मीन्स N1 इज लेस देन N2। ओके, अब बात आती है कि भाई ये मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन क्या है, इस बात को जरा समझा जाए। मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन की पहले तो आप डेफिनेशन लिखिए। ये फिगर मैंने बताया, अभी इसको यूज करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, देखिए ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। सो लिखेंगे इट इज डिफाइंड, पहले डेफिनेशन लिख लेंगे फिर मैं क्लियर कर दूंगा कैसे हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of solute or solvent, number of moles of solute or solvent to the total number of moles। अब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक। देखिए क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या है। दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of solute or solvent to the total number of moles present in solution। मतलब ये हुआ, जैसे अपने पास एक सॉल्यूशन एग्जाम्पल के तौर पर सामने है, और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के N1 मोल्स दिख रहे हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के N2 मोल्स दिख रहे हैं। तो अगर हम पूछें कि इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करी जाएगी। सो दैट इज N1 plus N2. So this is your total number of moles. Okay. Now come to the mole fraction. अब पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन बताइए,
मोल फ्रैक्शन अगर हमसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म पूछा जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें लिखना होगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना होगा तो हम लिखेंगे N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो 1 को, चूंकि 1 जो सब्सक्रिप्ट है वो हम लोगों ने सॉल्यूट के लिए यूज़ करी है, तो इसको लिखा जा सकता है x1 और इसको लिखा जा सकता है x2। सो दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हम सॉल्वेंट के मोल लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2। तो मोल फ्रैक्शन एकदम क्लियर हो गया सबको। जिस भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन बताना हो इन द गिवन सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में तो हमेशा टोटल मोल्स रहने हैं और न्यूमरेटर में उसी के मोल लिखते हैं, है ना। तो इसको एक हम फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये तो x1 और x2 का मतलब समझ में आ गया, फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, फॉर्मूले से लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस जिसको कि हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, और जो डिनोमिनेटर होगा दैट डिनोमिनेटर इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। सो दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, और ये जो सब्सटेंस है वो हो सकता है आपका सॉल्यूट भी हो सकता है और वो सॉल्वेंट भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब किसके मोल्स? सॉल्यूशन के मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो दैट इज द मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग नोट करेंगे। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है तो उसको जो है एक बॉक्स में बंद कर देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। x की वैल्यू कैसे लिखी जाती है ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि न्यूमरेटर में उस सब्सटेंस के मोल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, और देखिए एक बार मैं फिर से x1 x2 लिख देता हूं। तो आपका x1 आया था n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, और x2 लिखा था हम लोगों ने n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। नाउ इफ यू ऐड बोथ x1 एंड x2, व्हाट इज द आंसर? तो इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम यू विल गेट 1। ठीक, तो ये भी होना ही है। ये इसलिए होना है क्योंकि x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन है एक का सब्सटेंस का, x2 मोल फ्रैक्शन है दूसरे सब्सटेंस का, तो टोटल फ्रैक्शन इज 1। सो 1 का इतना हिस्सा है विच इज x1 और 1 का ये जो हिस्सा है दैट इज x2। तो अगर हम दोनों मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट द वैल्यू 1। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट हो, कई बार एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं, है ना। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। If you take ratio of these two mole fraction, so what will happen? You will get N1 divided by N2. Another very important formula. कभी भी हम दो सब्सटेंसेस के मोल फ्रैक्शन का अगर रेशियो निकालने जाएंगे तो हमेशा उन दो सब्सटेंसेस के मोल का ही रेशियो हमें मिलेगा। So this x1 by x2 is equal to n1 by n2. So this is another very important formula, और इसको भी आप याद रखेंगे कि x1 plus x2 its value is
1। ओके, सो ये आपका बेसिक मोल फ्रैक्शन हो गया। अब एक हम जनरलाइज्ड मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं जरा, वेयर देयर आर मोर देन वन सॉल्यूट्स। तब के केस में क्या होगा देखें। तो मैं लिख देता हूं कि a solution with more than one solutes। ठीक, ओके। अगर मोर देन वन सॉल्यूट्स हैं तो जैसे लिखा गया कि से N1 is equal to number of moles of solute 1, N2 is equal to number of moles of solute 2, and say N3 is equal to number of moles of solvent, है ना। Means there are total 3 components in the solution, 3 components in solution। अच्छा, अब 3 कंपोनेंट्स हो गए। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज N1 प्लस N2 प्लस N3। सिंपली एड ऑल द मोल्स। अच्छा, नाउ अगर हमसे पूछा जाए कि भाई मोल फ्रैक्शन लिखिए ऑफ सॉल्यूट 1। सो दिस मोल फ्रैक्शन, इसको हम लिखते हैं x1, और x1 की वैल्यू अब क्या लिखेंगे N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। फिर पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन लिखिए ऑफ सॉल्यूट 2। सो इसको लिख लेते हैं x2, और इस x2 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी सॉल्यूट 2 के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर लिख लिया जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 3। सो लेट्स से दिस इज x3। सो x3 का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट 3 के मोल्स, और डिनोमिनेटर तो सेम ही चलना है, वहां तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही आता है ना। सो इन दिस वे यू कैन राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां भी अगर हम देखें x1 x2 x3 का जरा सम करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो ओके, नाउ इफ यू ऐड x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 की वैल्यू कितनी थी भाई N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। x2 इज N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, and x3 is N3 divided by N1 plus N2 plus N3. So if you take LCM, it is N1 plus N2 plus N3. Numerator is N1 from the first fraction, second fraction से N2, और यहाँ से N3, तो ये हो गया 1। अगेन आप देखेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू क्या आई 1 ही आई। दिस इज द फर्स्ट थिंग। Second thing, if you take ratio of x1, x2 and x3, so you will get the answer N1 is to N2 is to N3। ठीक, सो ये दोनों रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे कि चाहे जितने सॉल्यूट्स हों, मीन्स सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हों, उन सब के मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा क्या आना है 1 आना है, और उन सब का रेशियो आ जाना है एंड जो उनके मोल्स का रेशियो रहता है। ओके, सो दैट्स ओवर फॉर द मोल फ्रैक्शन। बेसिक हम लोग समझ गए क्या होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, दूसरी बात मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो, दोनों रेशियोज कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। और तीसरी बात सभी मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होगा दैट इज इक्वल टू 1।
एक और बड़ी अहम बात देख, मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोल फ्रैक्शन, ऑफ मोल फ्रैक्शन। टेम्परेचर पर ये किस तरह से डिपेंडेंट है, लेट अस सी दैट। ओके, तो देखिए भाई, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन या x की वैल्यू लिखते हैं तो दैट इज न्यूमरेटर इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो से दिस इज n एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स, तो से इसको n1 लिख लिया, इसको n1 प्लस n2 एंड जो भी आया। सो नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, मास बाय मोलर मास, है ना, मास बाय मोलर मास। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स तो चूंकि मास पर डिपेंडेंट है और मास को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वो टेम्परेचर से हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। जो n है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और नंबर ऑफ मोल्स का ही यूज होता है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन में। तो हम लोग ये लिखेंगे कि टेम्परेचर से मोल फ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो एक लाइन हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या लिखना होगा हमें, हम लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज independent of temperature, is independent of temperature। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है और मोलैलिटी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोलैलिटी में भी क्या था, मास ही आया था, है ना। सो वो दो चीजें भी थी। So mole fraction is independent of temperature। ओके, और हम लोग मोलैलिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस पहले ही ऑलरेडी कर चुके। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन का, तो ये पूरा ही पार्ट फिनिश हो जाएगा। देखें मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि अ मिक्सचर ऑफ C2H5OH एंड H2O contains 54% H2O by mass. Calculate mole fraction of C2H5OH. Okay, so let's start. So this is a solution which is having two components। यहाँ पर एक तो है आपका C2H5OH जिसको कि आप एथेनॉल भी कहते हैं, C2H5OH, इसका नाम हम लिख लेते हैं एथेनॉल, और इसका दूसरा पार्ट है वाटर विच इज H2O। दिस वाटर इज 54% बाई मास, सो इस दिस एथेनॉल इज ऑब्वियसली 100 में से आप 54 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो दिस इज इक्वल टू 46% बाई मास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी आर हैविंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 46 ग्राम इज एथेनॉल C2H5OH एंड 54 ग्राम इज वाटर। तो अब बात आई कि कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट। अगर कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, जो कम है सर वही होगा हमारा सॉल्यूट, और जो है ज़्यादा वो होगा हमारे लिए सॉल्वेंट। So this is solute and solvent. Now we need to get mole fraction of C2H5OH. Okay, so let us see कैसे होगा मोल फ्रैक्शन। So सबसे पहले तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ते हैं, है ना। तो लिखते हैं भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, तो C2H5OH कितना था भाई,
इसको मान लेते हैं चूंकि ये सॉल्यूट है। अभी सॉल्यूट को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नाम दिया था N1 मोल्स लिखे थे, तो उसको भी N1 ही लिख लेते हैं। चलिए, सो दिस N1 इज इक्वल टू इस मास विच इज 46, मोलर मास देख लेते हैं। सो 2 × 12 प्लस 5 × 1, नॉट 6 × 1, सॉरी, 6 यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन्स हैं, तो 6 × 1 और एक ऑक्सीजन है विच इज 16। सो ये हो गया 24, अरे ये तो 46 ही हो गया, कितना बढ़िया हो गया, देखो 46 हो गया। सो दिस इज 1। सो N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, मीन्स एथेनॉल का एक ही मोल प्रेजेंट है। अब आते हैं वाटर के मोल्स पे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O। सो लेट्स से दिस इज N2 का मास प्रेजेंट था 54, वाटर का मोलर मास हमको याद रहता है 18, सो दिस इज 3। सो N2 is 3 moles and N1 is 1 mole. ओके, सो इफ अगर पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन बताइए C2H5OH का, तो आप क्या करते हैं, C2H5OH के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे विच इज N1 एंड डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स लिखते हैं विच इज N1 + N2। सो योर आंसर इज 1 divided by 1 + 3 विच इज 1/4। एंड इफ इट इज आस्क्ड कि आप वाटर का मोल फ्रैक्शन लिखिए, तो आप लिखेंगे N2 divided by N1 + N2 विच इज कितना होगा भाई, 3/1 + 3 दैट इज 3/4। अरे देखो, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात छूट ही गई, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है ना। यूनिट तो देखो रह गया, चलो यूनिट आगे कर लेते हैं, अपनी घर की बात है। ओके, सो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है जरा समझें। ओके, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस जिसके कि हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, सब्सटेंस सॉरी, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज बेसिकली मोल बाय मोल। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, सो यूनिट इज, सो ऐसे लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है ना। सो लिख लिया जाए, मोल फ्रैक्शन is unitless, मोल फ्रैक्शन is unitless। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्यों हो गया भाई, बात समझ आ गई। द रीजन इज कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, सो देयर इज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। सो ऑल 3 कंसंट्रेशन टर्म्स आर नॉट 3, 4, टोटल 4 तरह के हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े। फर्स्ट वाज परसेंटेज, देन मोलैरिटी एंड देन दिस इज द फोर्थ, मोल फ्रैक्शन। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी relation of all these concentration terms, so interconversion that we will study. So for this lecture, thank you very much बच्चों for joining, and we will meet in the next lecture. अब नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि उसी में तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करी जाए, है ना। लिख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना इस चैप्टर का, इस सीरीज का, उस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो कंसंट्रेशन ही मैंने गलत लिख दिया, कंसंट्रेशन टर्म्स। So that is going to be your next lecture.
ओके, सो थैंक यू बच्चों।